अगर मैं आपसे कहूं कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जल्द ही खत्म हो सकते हैं और एक ही संस्था पूरे भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित कर सकती है, और अगर मैं कहूं कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और यहां तक कि विदेशी संस्थानों पर भी एक नया एजुकेशन सुपर रेगुलेटर निगरानी रखेगा, जिसके पास संस्थानों को जुर्माना लगाने का, बंद करने का और उनकी ऑटोनॉमी घटाने की शक्ति होगी। ये कल्पना नहीं है, ये है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। ये संसद के पटल पर रख दिया गया है। ये अभी कानून नहीं बना है, लेकिन अगर ये बिल विधेयक पारित हो गया तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। आइए इस कानून को एक एक बिंदु को समझते हैं, कानूनी और नीतिगत दृष्टि से समझते हैं और असली सवाल पूछते हैं कि क्या ये सुधार जरूरी है या बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये विधेयक आखिर है क्या। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ये बिल संसद की लोकसभा में 15 दिसंबर 2025 को पेश किया गया है। ये बिल अभी संसद से पारित नहीं हुआ है। जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय ये बिल पास नहीं हुआ है। हो सकता है जब आपके सामने आए तो ये बिल पास हो चुका हो। अब जो ये बिल है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में उच्च शिक्षा के रेगुलेशन की पूरी संरचना को बदलना। वर्तमान में हमारे पास कई नियामक संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी या फिर एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और इसी तरह नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये विधेयक इन सभी संस्थाओं को रद्द करके एक एकीकृत ढांचा लाने का प्रस्ताव करता है। इसलिए इसे भारत का प्रस्तावित एजुकेशन सुपर रेगुलेटर कानून कहा जा रहा है। अब मैं आपको आगे बढ़ने से बिल्कुल यहां पर पहले क्लियर कर देता हूं कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अभी बिल की स्टेज पर है। जब आप वीडियो देखें तो हो सकता है कि ये संसद से पारित हो गया हो, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मगर आपको जो भी इस बिल के बारे में जानना है, इस प्रपोज्ड कानून के बारे में जानना है, वो सब आपको इसी सेशन के अंदर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं नई संरचना के बारे में। यह सिस्टम कैसे काम करेगा जो इस बिल के तहत बताया गया है। विकसित भारत अधिष्ठान जो होगा वो सुपर रेगुलेटर। विकसित भारत अधिष्ठान एक सुपर रेगुलेटर है, कमीशन है, नया हायर एजुकेशन कमीशन है। यह सिस्टम कैसे काम करेगा, इस विधेयक के तहत सबसे ऊपर एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जिसे कमीशन भी कहा गया है। इस कमीशन के अंतर्गत 3 अलग अलग काउंसिल होंगी। एक होगी रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरी होगी एक्रेडिटेशन काउंसिल और तीसरी होगी स्टैंडर्ड्स काउंसिल। जो रेगुलेटरी काउंसिल होगी वो नियमन का काम करेगी, जो एक्रेडिटेशन काउंसिल होगी वो मान्यता देने का काम करेगी, और जो स्टैंडर्ड काउंसिल होगी वो रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करेगी, कैसे हायर एजुकेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन मेंटेन किए जाएं। हर काउंसिल की जो भूमिका है वो अलग होगी। तीनों एक ही छत के नीचे काम करेंगे, कमीशन के नीचे, यानी कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के नीचे। यह व्यवस्था जो है अनेक नियामकों वाले पुराने सिस्टम की जगह लेगी। आप मुझे अभी तक बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है। अब बात करते हैं इन जो ये 3 काउंसिल हैं, इनकी अलग अलग की क्या भूमिका होगी, उसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ये उच्च शिक्षा का मुख्य नियामक बनेगा और इसके कार्य होंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी काउंसिल की, जो ये उच्च शिक्षा का मुख्य नियामक बनेगा, मतलब मेन रेगुलेटर बनेगा। इसके कार्य क्या होंगे, अनुमति देना, नियमों का पालन करवाना, संस्थानों की निगरानी करने का और जुर्माना और कार्रवाई लगाने तक का जो पावर होगी वो रेगुलेटरी काउंसिल की होगी। इसके बाद आता है आपका एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन प्रणाली की निगरानी करेगा कि किस तरीके से संस्थाओं को एक्रेडिटेट किया जाता है, और इसका फोकस होगा वो गुणवत्ता का मूल्यांकन होगा और समय समय पर एक्रेडिटेशन भी करना होगा शिक्षण संस्थानों का, और प्रदर्शन के आधार पर उनको स्वायत्ता देना, ऑटोनॉमी देना। और तीसरी है स्टैंडर्ड्स काउंसिल। स्टैंडर्ड्स काउंसिल ये तय करेगा कि
क्या शैक्षणिक मानक होने चाहिए शैक्षण संस्थाओं के अंदर, लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और क्रेडिट ट्रांसफर के लिए क्या नियम लागू होंगे। इन तीनों काउंसिल से मिलाकर उच्च शिक्षा पूरा नियंत्रण तंत्र बनेगा। उच्च शिक्षा का जो पूरा नियंत्रण तंत्र है वो तीनों काउंसिल को मिलाकर ही बनेगा। अब बात करते हैं कि ये कानून किस पर लागू होगा, किन किन पर लागू होगा और किन पर नहीं होगा। जो ये विधेयक है जो लागू होगा वो होगा विश्वविद्यालयों पर, कॉलेजेस पर, तकनीकी संस्थाओं पर और शिक्षक शिक्षा संस्थानों पर, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी अप्लाई होगा। लेकिन कुछ पेशेवर क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है, जैसे कि विधि क्षेत्र, जैसे लॉ एजुकेशन है, लीगल एजुकेशन है, उसको इससे बाहर रखा जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत आती है, अंतर्गत आती है। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा जो है, मेडिकल एजुकेशन है, वो नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत आती है। इन दोनों को इससे बाहर रखा जाएगा। और ये विभाजन क्यों किया गया है, ये डिवाइड क्यों किया गया है? क्योंकि संवैधानिक संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इस बिल के बारे में, एक और बात महत्वपूर्ण जो सिंगल विंडो और पब्लिक डिस्क्लोजर मॉडल के बारे में बात करती है। इस विधेयक का सबसे बड़ा सुधार ये है अनिवार्य सार्वजनिक खुलासा, यानी कि मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर। हर संस्थान को सार्वजनिक रूप से बताना होगा उसका वित्तीय विवरण क्या है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, फैकल्टी की संख्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उसके शैक्षणिक परिणाम क्या हैं, ये भी बताना होगा। ये जानकारी एक सिंगल डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध होगी। जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, विश्वविद्यालय जो भी इसके अंदर आएंगे, कॉलेजेस आएंगे, उनको सारी जानकारी एक डिजिटल पोर्टल पर देनी होगी। उनकी जो फाइनेंसिस है, वित्तीय जानकारी है, वो देनी होगी, ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी, फैकल्टी की संख्या के बारे में बताना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उनके क्या परिणाम आते हैं, वो सब जानकारी एक डिजिटल पोर्टल पर देनी होगी। एक्रेडिटेशन के जो निर्णय होंगे इसी डिस्क्लोजर पर आधारित होंगे। कैसा वो पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं, कैसे प्रूफ सबमिट करते हैं, उसके हिसाब पर ही उनको एक्रेडिटेट किया जाएगा, यानी उनको मान्यता दी जाएगी। इसे कहा गया है लाइट बट टाइट रेगुलेशन, यानी कम कागजी काम लेकिन कड़ी जवाबदेही। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ पब्लिक डिस्क्लोजर से शिक्षा की गुणवत्ता सुधर सकती है या फिर सीधा नियंत्रण भी जरूरी है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करा करें, बताया करें कि आपको सेशन कैसे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा। आपके लिए हम ऐसे ही सेशन लाते रहे, सुपर थैंक्स के माध्यम से आप सपोर्ट भी करिएगा। अब बात करते हैं जो ये नया बिल आया है, ये दंड और एनफोर्समेंट के बारे में क्या कहता है, पेनल्टी और पनिशमेंट के बारे में क्या प्रावधान देता है, उसके बारे में समझिएगा। सख्त पेनल्टी देता है ये विधेयक, कड़े दंड प्रावधान करता है। उल्लंघन करने पर जो जुर्माना है वो क्रमशः बढ़ेगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 30 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और लगातार बार बार उल्लंघन किया जा रहा है तब उस स्थिति के अंदर 75 लाख रुपए या उससे ज्यादा तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा प्रावधान है वो ये है कि अगर कोई संस्था बिना अनुमति के स्थापित की जाती है, यानी कि बिना परमिशन के, बिना एक्रेडिटेशन के स्थापित की जाती है, तो जुर्माना होगा कम से कम 2 करोड़ रुपए। मतलब बिना परमिशन के आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापित नहीं करते। अगर करेंगे तो 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और 2 करोड़ रुपए का कम से कम जुर्माना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ में वो संस्था बंद भी की जा सकती है। सॉरी, मैं आपको यहां पर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए जुर्माना नहीं है, कम से कम जुर्माना है 2 करोड़ रुपए का। और साथ ही जो ये विधेयक है ये भी कहता है कि छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी। अब बात करते हैं अपील और सरकारी नियंत्रण के बारे में। अगर कोई संस्था किसी निर्णय से असंतुष्ट है तो उसकी अपील केंद्र सरकार के पास जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव है कि अगर कोई संस्था किसी भी निर्णय से, इस कानून के तहत, इस बिल के तहत किसी भी निर्णय से, जब ये कानून बन जाएगा उसके तहत कोई भी निर्णय से अगर असंतुष्ट है तो वो संस्था अपील केंद्र सरकार को कर सकती है। मतलब इस बिल में प्रावधान है कि जो ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो कमीशन है या तीनों काउंसिल्स जो हैं जो भी निर्णय लेंगे और उससे अगर कोई संस्था सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो केंद्र सरकार को अपील कर सकती है।
ठीक है, ये एक बड़ा बदलाव है। यहाँ कोई अलग ट्राइब्यूनल प्रस्तावित नहीं किया गया है। इससे एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या जो सरकार नीति बनाती है वही अंतिम अपील प्राधिकरण भी होनी चाहिए? क्या इससे जो कानून का एक सिद्धांत है नेमो जुडेक्स इन सुआ कोजा, उसका उल्लंघन नहीं है कि कोई भी अपने केस के अंदर जज नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइब्यूनल है, अथॉरिटी है, वो कोई भी नहीं है। अपील सीधा केंद्र सरकार को जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगी। क्या जो सरकार नीति बनाती है वही अंतिम अपील प्राधिकरण भी होनी चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? आप इसका जवाब दीजिएगा। अब बात करते हैं इस कानून के तहत और इस विधेयक के तहत सरकार की क्या शक्तियां हैं, उसको समझिएगा। ये सबसे बड़ा विवादित एरिया है। ये जो विधेयक है केंद्र सरकार को बहुत शक्तियां देता है, जिसमें केंद्र सरकार की जो सबसे मुख्य शक्तियां हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बाइंडिंग पॉलिसी डायरेक्शन जारी कर सकता है। ये तय करना कि पॉलिसी क्या है, कमीशन या काउंसिल को सुपरसीड करने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। इससे कुछ चिंताएं भी पैदा होती है शिक्षाविदों के मन में, जैसे रेगुलेटर की स्वतंत्रता क्या होगी, संस्थानों की ऑटोनॉमी क्या होगी, स्वायत्ता को लेकर सवाल उठते हैं। और उसके साथ साथ अत्यधिक सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण, जो पावर्स हैं उनका केंद्रीकरण, यही मुद्दा संवैधानिक बहस का केंद्र भी होने वाला है जब ये डिस्कशन आपका पार्लियामेंट में होगा या फिर कभी इससे रिलेटेड कोई केस, सुप्रीम कोर्ट केस सामने आएगा। अब बात करते हैं संवैधानिक आधार की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की। जो ये विधेयक है ये केंद्र सूची संविधान की जो यूनियन लिस्ट है उसकी एंट्री 66 पर आधारित है, एंट्री 66 पर आधारित है, जो संसद को यह शक्ति देता है कि वो उच्च शिक्षा के स्टैंडर्ड और कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करे। कानूनी रूप से यह मजबूत आधार है, लेकिन नीतिगत स्तर पर केंद्र नियंत्रण और संस्थागत स्वतंत्रता के बीच संतुलन सबसे अहम होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिशन के बारे में। यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई का आखिर होगा का विधेयक के अंदर ट्रांजिशन व्यवस्था दी गई है, मतलब बदलाव की व्यवस्था दी गई है। जो पुराने नियामक हैं वो अस्थायी रूप से चलते रहेंगे, नए सिस्टम के पूरी तरह चालू होने पर ही वे खत्म होंगे। कि मतलब जो यूजीसी है, एआईसीटीई है, वो आपके या टीसीटीई है, वो एक ही दम खत्म नहीं होंगे, वो अस्थायी रूप से टेम्पररी रूप पर चलते रहेंगे। इस कानून के आने के बाद जब नया सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा, नए संस्थान, जो नया कमीशन है वो अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब उसके बाद ये संस्थाएं जाएंगी। पुराने स्टैंडर्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक नए ना बन जाए। इससे रेगुलेटरी वैक्यूम नहीं बनेगा, लेकिन ये संक्रमण काल, जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, बहुत संवेदनशील भी होगा। अब इस पूरे बिल का एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि क्या सुधार हुआ, क्या नहीं, और क्या ये सही है, इसको समझते हैं। जो ये विधेयक है या जो ये कानून है, इसके जो संभावित फायदे हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। जो संभावित फायदा है, सबसे पहला है कि ये एक स्पष्ट और सरल रेगुलेटरी ढांचा देता है। दूसरा, दोहराव और भ्रम की कमी करता है। और तीसरा, फेक इंस्टीट्यूशन पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान करता है। और तीसरा, पेपर वर्क से ज्यादा आउटकम पर ध्यान देता है, जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे जरूरी होता है, लर्निंग आउटकम्स। और गंभीर चिंताएं भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे केंद्र सरकार के पास शक्ति बहुत ज्यादा है। दूसरा, अपील प्रणाली में स्वतंत्रता की कमी है। तीसरा, ऑटोनॉमी का दबाव है। और इंप्लीमेंटेशन क्षमता की चुनौती पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये भी देखने लायक होगा। जो ये विधेयक है, ये गुणवत्ता में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, लेकिन तभी जब इसे संयम और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। आप मुझे बताइए अभी तक आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। अब हम अपने एंड कंक्लूजन पर पहुंचते हैं इस पूरे डिस्कशन करने के बाद कि जो ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 है, ये कोई छोटा सुधार नहीं है। ये भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का पूरा संरचनात्मक रीसेट है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो स्टैंडर्ड बढ़ सकते हैं, पढ़ाई के जवाबदेही सुधर सकती है, रेगुलेटरी कियोस्क जो है वो कम हो सकता है, यानी कि रेगुलेटरी जो नियामक अराजकता है वो कम हो सकती है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो संस्थाओं की जो ऑटोनॉमी है वो घट सकती है, सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है और संस्थानों पर अनावश्यक दबाव भी आ सकता है।
नतीजा सिर्फ कानून पर नहीं है बल्कि उसके असली क्रियान्वयन पर डिपेंड करता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर ये विश्लेषण आपको इस विधेयक का असली प्रभाव समझ झा दे रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ऐसे ही कानूनी विश्लेषण के लिए। इसे छात्रों, शिक्षकों और पॉलिसी लर्नर के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से या फिर सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन दबाकर आप जरूर सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए हम ऐसे ही कानूनी विश्लेषण लाते रहें। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा दून लॉ मेंटर, वहां से आप हमारे जुडिशरी एपीओ कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।